हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण है उसका। समझिए, देखो व्यावसायिक कोई भी इकाई है, कोई भी बिजनेस यूनिट है, वो आइसोलेशन में नहीं रहती। आइसोलेशन समझते हैं एकांत में रह रहे हैं, अपना अकेले रह रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी व्यावसायिक इकाई एकांत में रहने वाला कोई द्वीप नहीं है। कि अपना द्वीप समझते हैं, एक आइलैंड नहीं है। आइलैंड भी समझ लीजिए, ISLAND लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें एस साइलेंट होता है, एस नहीं बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एस को नहीं बोला जाता है, ठीक। तो आइलैंड है। अब आइलैंड तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आसपास पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे घिरा हुआ है, और इतना छोटा होता है कि उन बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फोर्सेस हैं, जो शक्तियां काम कर रही हैं, उनको परिवर्तित कर पाने की इसकी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो होता क्या है, आप ये समझ लीजिए कि पर्यावरण के तत्व और शक्तियों के मध्य ही इसका अस्तित्व रहता है, और इन शक्तियों पर इकाई का ना के बराबर नियंत्रण होता है। ये जो बिजनेस इकाई है वो नहीं चेंज कर सकती है ना। पिछले वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, इतने सारे फैक्टर्स हैं, उनको ये परिवर्तित नहीं कर सकती है, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। अब क्या करेगी? तो इसकी एक मजबूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? मजबूरी। बोलते हैं ना कि एक ही रास्ता है ना, एक ही विकल्प है। विकल्प है ही नहीं। विकल्प का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उसको कभी कभी बोल देते हैं एकमात्र विकल्प। कोई है ही नहीं रास्ता, एक रास्ता है। वो क्या है? कि व्यवसायिक पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेना, ठीक है। जैसा ट्रेंड चल रहा है, जो जो चीजों की डिमांड हो रही है, जैसे जैसी पॉलिटिकल पॉलिसीज बन रही हैं, जैसा जैसा समाज में अपना लोगों की अभिरुचियां हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए ही आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको व्यवसाय करना है। तो व्यवसाय करने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन बचता ही, आपको इन सारे फोर्सेस को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और आपको उनको देखना पड़ता है कि कहां पर चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो करना क्या पड़ता है? आपको उनकी पहचान करनी पड़ती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किसकी इंटेंसिटी कितनी हो रही है। फिर आप उसका मूल्यांकन करते हैं, आप उसको इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद आप उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं? आपको पता चल गया कि जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया आप ई कॉमर्स सेक्टर में हैं, और आपको पता चलता है अचानक से कि सरकार ने जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं उनको बहुत सस्ता कर दिया है। अब उस पर कोई भी जो फीस लगती थी सरकार की तरफ से या किसी और भी कंपनी की तरफ से, वो नहीं लगा करेंगे। तो आपको क्या समझ में आएगा? आप अपने ई कॉमर्स में जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था वो रहेगा, लेकिन आप ऐसा कुछ पुश करने की कोशिश करोगे कि अब लोग ऑनलाइन पेमेंट्स ही करने लगे, क्योंकि ऑनलाइन में आपको सीधा सीधा पेमेंट मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार वातावरण में जो जो चीजें हो रही हैं, चेंजेस, उनको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनका मूल्यांकन करोगे, फिर आप उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हो। रिएक्ट करने का क्यों फायदा होता है? अभी इसको हम लोग जब एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें दो तरह की चीजें होती है। अपॉर्चुनिटीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवसर, और एक होता है थ्रेट्स, मतलब चेतावनी। तो अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं? ऐसे सकारात्मक परिवर्तन या ऐसे सकारात्मक फोर्सेस जो आपके बिजनेस को अच्छा फायदा दे सकते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी बोल देते हैं, अवसर बोल देते हैं। थ्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे नकारात्मक फोर्सेस जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप दोनों को जल्दी से देख पाते हो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसको समय रहते पहचान लिया, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप उसके ऊपर जल्दी से रिएक्ट कर सकते हो। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आपने उनसे पहले उस पर रिएक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने सबसे पहले वो काम कर दिया, ठीक। अब आपने सबसे पहले वो काम कर दिया तो मार्केट के ज्यादातर लोग आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि नई नई डिमांड थी, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो महत्व है, कुल मिलाकर के महत्व अगर कोई पूछेगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि भाई महत्व ये है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार ढलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मजबूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। तो यही आपका हो जाता है महत्व। अब एक एक करके देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स हैं कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के महत्व को समझ रहे हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है, और ये फैक्ट्स है, मतलब तथ्य है। पहला तथ्य क्या आता है कि अगर आपने संभावनाओं को पहचान कर पहल कर दी तो आपको फायदा हो सकता है। संभावनाओं मतलब अपॉर्चुनिटीज को पहचाना। अपॉर्चुनिटी होती क्या है? कोई भी सकारात्मक बाह्य रुझान है उसको हम अपॉर्चुनिटी बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा? आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगी। जैसे भारतीय कार बाजार में मारुति उद्योग है, तो मारुति और सुजुकी ने मिलकर के पार्टनरशिप बना रखी थी, तो हम उसको मारुति सुजुकी बोला करते थे, फिर वो अलग भी हो गया। तो
मारुति उद्योग ने ये पहचाना कि भारत में छोटी कारों की डिमांड बहुत ज्यादा आ सकती है। क्या हो सकता है, जो छोटी कार्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो सकती है, और इसलिए उन्होंने उस लाइन में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। तो उनके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर आज भी है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो क्या हो गया, मारुति उद्योग ने छोटी कार बाजार की पहचान कैसे कर पाई, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स देखे। उसने सोचा कि डिमांड इस तरह की आ सकती है क्या, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, क्या वो बहुत महंगी गाड़ियां हैं जो BMW और मर्सिडीज और इस तरह की जो गाड़ियां बनाते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं, क्या वो परचेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों की कार खरीदने की इच्छा है एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने छोटी कार बाजार को एक अवसर की तरह पहचाना, उसके ऊपर रिएक्ट किया, जल्दी से उसका मूल्यांकन किया और फिर रिएक्ट किया। तो क्या हुआ, उनको फायदा मिला। किसका फायदा मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, एकदम उल्टा। यहाँ तो आपने अवसर पहचाना, आप खतरा भी पहचान सकते हो। खतरा और खतरे की घंटी, खतरे की घंटी उसको बोलते हैं चेतावनी को। तो अगर आपने पहले से चेतावनी पहचान ली, मान लीजिए मैं जिस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ उसमें मुझे पता चला कि कोई बहुत ही बड़ा प्लेयर है जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, वो भी हमारे सेगमेंट में आकर के काम करना शुरू करने वाला है। या फिर कोई एक इंडस्ट्री है, अब उसी इंडस्ट्री में आपने फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको समझ आएगा अरे फॉरेन कंपनीज कौन कौन सी आ सकती हैं। जैसे भारत में मारुति उद्योग तो है ही है, लेकिन साथ में कार्स में कौन कौन सी फॉरेन कंपनीज, हुंडई है साउथ कोरिया की कंपनी है, टोयोटा है जापान की कंपनी है, ऐसे ही आपका फोर्ड है अमेरिका की कंपनी है, जनरल मोटर्स भी अमेरिका की कंपनी है, फिर BMW मर्सिडीज ये सब जर्मनी की कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो काम कर रही है। टेस्ला है अभी इलेक्ट्रिक कार जो मार्केट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है अमेरिका की, तो वो उसको अभी तक तो खैर इंडिया में नहीं स्टार्ट हुआ है वो, बट ये सारी कंपनीज भी हैं। तो ऐसे में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं भारत की, वो क्या सोचेंगी कि किस किस तरह से हमें उनके आने से पड़ने वाले प्रभाव को अपने कम से कम नुकसान हो पाए, इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एकदम आक्रामक विज्ञापन होने लगे। ऐसे ही अपना प्रोडक्शन और अच्छा कर सकते हैं, कॉस्ट थोड़ी और कम करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा मार्केट शेयर कैसे भी ना जाए, अपने सेवाओं को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कस्टमर से और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहचान की। अगर बिना पहचान के पहले से ही मान लीजिए खुद से ही कर रहे हैं, तो लगेगा कि कोई आने वाला तो है नहीं, तो हम यहाँ पर रिसोर्सेज को क्यों इतना ज्यादा खर्च करें। तो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो भी बदल जाता है अगर आप पर्यावरण को ठीक से देख रहे हो। ठीक है, अब यही है, जैसे उदाहरण था किसी MNC का। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, उसका भारतीय बाजार में प्रवेश हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने कक्षा 11 में चैप्टर पढ़ा हुआ था जिसमें था प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस में मल्टीनेशनल कंपनीज आते, तो वहां से हम लोगों ने MNC याद होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब तीसरा क्या है, उपयोगी संसाधनों का दोहन। दोहन समझते हैं, यूटिलाइजेशन। एक तो होता है आपने यूज कर लिया, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज को भी यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोग करना होता है कि आपने उसका काम चला लिया। दोहन का मतलब होता है कि उसको जितना अच्छी तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, मैक्सिमम कुछ भी बर्बाद नहीं किया आपने। जैसे गन्ना होता है तो गन्ने की खेती होती है, ऐसे हम लोग क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर उससे निकलने वाले सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे कैसे करके यूज कर लेते हैं। तो किसी भी चीज का आप अधिकतम उपयोग जिस तरह से कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं दोहन। ठीक है, यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि संसाधनों का संदोहन। तो बिजनेस जो आपका चल रहा है ना, ठीक है, आपकी व्यवसाय की इकाई है, इसमें आपको लोगों की आवश्यकता है। लोग कहां से लेकर के आओगे, इन्वायरमेंट से लेकर के आओगे। आपको कच्चे माल की आवश्यकता है, कहां से लेकर के आओगे, इन्वायरमेंट से लेकर के आओगे। आपका जो बिजनेस है उसमें सारी चीजें थोड़ी थी ना, लोग थे ना इन्वायरमेंट था, और सॉरी रॉ मटेरियल्स नहीं था। ऐसे आपको बिजली चाहिए, ऐसे आपको एक स्टोरेज हाउस हो सकता चाहिए, हो सकता है आपको कई चीजों के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़े। तो वो सारी चीजें जो है, आउटसोर्सिंग है, स्टोरेज है, लोगों की जरूरत है, कच्चे माल की जरूरत है, कुछ स्किल्स की जरूरत है, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से चीजों को लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है कि जो भी इनपुट्स हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आगत। इनपुट्स जो है ना, वो कहां से मिलेंगे आपको, व्यावसायिक पर्यावरण से। और आपने जो कुछ भी बनाया, उन इनपुट्स का यूज करके जो कुछ भी बनाया, वो आप क्या करोगे, फिर से बेचोगे। तो फिर से कहां पर बेचोगे, पर्यावरण में। क्यों, क्योंकि आपके व्यवसाय के बाहर जो कुछ भी है उन सबको टोटलिटी में मिलाकर के पर्यावरण बोलते हैं। तो आप चीजों को, जो आपका इनपुट है वो भी पर्यावरण से आएगा, और जो आपको आउटपुट है वो भी पर्यावरण पे ही जाएगा। तो यहां पर आपको अपनी पॉलिसीज को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि ये जो एक फंडामेंटल नेचर है बिजनेस में ऑपरेशंस का, कि आपको इनपुट्स की भी जरूरत है और आउटपुट आपको बाहर बेचना है, ये बहुत स्मूथली चल पाए और आपको अपने जो पर्यावरण है उसके साथ अलाइंड हो। अलाइनमेंट समझ रहे हैं कि वहां पर टकराव ना हो, वहां पर जितना स्मूथली चल पाए उतना स्मूथली चलाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि व्यवसाय की इकाई है, आगत आपको चाहिए है और निर्गत आपको देना है। ठीक, और जो व्यावसायिक वातावरण है वो क्या होता है, आगत और संसाधनों का स्रोत है, सोर्स है। अच्छा, और साथ में जो उत्पादन आपका हो रहा है, निर्गत या उसको उत्पाद भी बोलते हैं, उसके लिए निर्गमन स्थान है, जहां पर आप अपना उत्पादन दे पा रहे हो, बेच पा रहे हो।
ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपका पर्यावरण कैसा है, तभी आप उस तरह की पॉलिसीज बना पाओगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना। कभी कभी बोला जाता है कि सच भी है, फैक्ट ही है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही। समस्या परिवर्तन से नहीं है, और समस्या तीव्रता से हो जाती है। तीव्रता मतलब समझते हैं कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन इन इटसेल्फ उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो परिवर्तन का पेस है, जो चेंज होने का पेस है, जो परिवर्तन की गति है कि कितनी तेजी से चीजें बदल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तेजी से चीजें कैसे बदलती जा रही हैं, उसको समझ पाना कि तीव्रता क्या है, और उस तीव्रता को समझते हुए उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करो, आप अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी चेंज करो, उसको भी स्किल्ड बनाओ, और साथ में अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को उस तरह से चेंज कर दो। आप पुराने के दशक के देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत अलग तरह के आते थे, बहुत ही सिंपली लिखा जाता था। तो वो सारी चीजें बदलती चली आती है, क्यों? क्योंकि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। तो किस किस चीजों के परिवर्तन हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया, टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है बहुत ही ज्यादा तेजी से, इतनी तेजी से कभी ऐसा हुआ नहीं। तो साथ में इन परिवर्तनों के बीच में हो क्या रहा है कि लेस ब्रांड लॉयल्टी। लॉयल्टी समझते हैं वफादार। अब मान लीजिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का साबुन बहुत पसंद था, मैं उसको यूज करता था, लेकिन मुझे दूसरे ब्रांड का साबुन दिखा, और पहले के जमाने में ऐसा हो सकता था कि आप एक ब्रांड को लेकर के बहुत ज्यादा लॉयल हैं कि नहीं मुझे तो यही यूज करना है। अभी क्या देखा जा रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी बहुत तेजी से बदल रही। क्यों बदल रही? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और साथ में इतने ज्यादा ऑप्शंस लोगों को अवेलेबल कराए जा रहे हैं कि कई लोग एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार इसमें वैल्यू इतनी ज्यादा मैं दे रहा था, इतने पैसे खर्च कर रहा था, इससे कम पैसों में दूसरी चीज मिल रही है। तो अब जो ब्रांड लॉयल्टी है ना, उससे ज्यादा जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहा है कि उसको कितना फायदा हो रहा है, उसको कितनी अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिल रही है, उसको कितनी अच्छी गुणवत्ता की सेवा मिल रही है। तो इस वजह से जो ब्रांड को लेकर के लॉयल्टी हुआ करती थी वो भी खतरे में पड़ चुकी है ना। और साथ में इससे भी पड़ चुका है क्योंकि पहले क्या था, आपके जो भी मार्केट था, जैसे इंडियन मार्केट ही था 1991 से पहले देखेंगे तो बहुत कंपनीज काम कर रही थी। मेरे एक सर थे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि पहले भारत ब्लेड नाम का एक ब्लेड आया करता था शेविंग करने के लिए। तो वो बोलते थे कि बाहर से कंपनीज को अलाउड नहीं था, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ चलता था कि हम बाहर से चीजों को नहीं लेकर के आएंगे, जो भारत खुद बना सकता है वो खुद से बनाएगा। तो अब एक कंपनी थी, लोगों की मजबूरी भी है कि उसी कंपनी से आप सामान खरीदोगे, आपको ब्लेड तो खरीदना ही है, और ब्लेड बेचने वाली कोई कंपनी नहीं है। तो बोलते थे कि उससे स्किन भी बाहर निकल जाती थी, ऐसा ब्लेड हुआ करता था कि खाल आपकी बाहर निकल आती थी। तो वो उनका अपना पर्सनल एक बताने का तरीका था कि अगर आपने वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी को खोल दिया तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप किसी एक ब्रांड का ही सामान नहीं खरीदोगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, इलास्टिक होगा। इनइलास्टिक हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर बहुत सारे अवसर लोगों को मिलने लग जाएंगे कि आप बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं, तो फिर ब्रांड लॉयल्टी उतनी नहीं रहती है। ठीक है, 3 ही 4 लोग हैं तो आप समझ लोगे नहीं यार ये लोग सबसे अच्छा काम करते हैं, बट 3-4 हजार ऑप्शन आपके सामने आ गए तो आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये एक समस्या आती है। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। किसका फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। किसको? मार्केट को। अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स हैं, कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लगती है, कुछ लोगों को उससे थोड़ा सा चेंज करोगे वो चीज अच्छी लगेगी। जैसे कपड़ों की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, फैशन है, तो इसमें बहुत अलग अलग तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं इस तरह की शर्ट अच्छी है, कुछ बड़े कॉलर। एक मूवी आई थी एक्शन रिप्ले, तो उसमें पुराने टाइम का फैशन दिखाते थे। तो बहुत कभी चेक चलता है, कभी प्लेन चल रही होती है, कभी हाफ स्लीव्स है, कभी बटन्स लग जाती है कॉलर पर। और ये तो लड़कों का है, लड़कों के केस में तो और भी ज्यादा वैरायटीज आ रही होती हैं, और उसमें भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बहुत ज्यादा आप एक ही जैसा प्रोडक्ट लेकर के आ जाओगे, अगर आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया अपना प्रोडक्ट, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, तो आप मार्केट के एक ही सेगमेंट को टारगेट कर पाओगे। तो क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट सेगमेंटेड है, और सेगमेंटेशन का जो बदलता रहता है कि कभी किसी तरह का ट्रेंड चल रहा है, कभी किसी तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी भी देनी होती है। तो ये भी एक क्या है, आप अपने एनवायरनमेंट को समझ पाओगे तभी इन सारी चीजों को इवेल्युएट कर पाओगे। टेक्नोलॉजी में तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आप किसी ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, 2G और 3G की जो टेक्नोलॉजी थी भारत में, उसके बाद से 4G एक अलग ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। कॉल्स का जो रेट है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, फ्री में कॉल होती है अब। तो वो जैसे ही टेक्नोलॉजी शिफ्ट किया, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, वोडाफोन जो यूके की कंपनी थी, उससे पहले हच हुआ करता था, आइडिया, इन दोनों ने मर्ज कर लिया, उसके बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाए। सरकार का सपोर्ट रहा है बीएसएनएल, एमटीएनएल को, उनको भी सर्वाइवल में दिक्कत आ रही है। टाटा डोकोमो, जिसके पीछे टाटा जितना बड़ा ब्रांड था, टाटा डोकोमो, टाटा टेलीनॉर, ये कंपनीज भी सर्वाइव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो गई। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही होती ना, तो उनको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अदरवाइज सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। फिर क्या है, वैश्विक स्तर पर कठोर प्रतियोगिता है, मार्केट खुल चुका है। अभी
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी कंट्रीज को अपना अपना मार्केट खोलने के लिए पुश कर रहा होता है, और वहां पर जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, वो लोग कई बार अपने आप को कुछ चीजों में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि धीरे धीरे सारे मार्केट्स खुलते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पर एक विदेशी कंपनी भी सामान बेच पाएगी, तो आपका जो बिजनेस को खतरा होने लग जाएगा, और बहुत ज्यादा कंपटीशन आ रहा है। तो इस वजह से ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप यहाँ पर चेंज का जो पेस है उसको समझ पाओ, उसको रीड कर पाओ, उसको पहचानो, उसका मूल्यांकन करो और उसी हिसाब से रिएक्ट करो। वही चीज फिर से, ठीक। और फिर क्या आता है, आप इसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे और पॉलिसीज बनाओगे, तो नियोजन और नीति निर्धारण में भी आपको सहायता मिलती है। क्यों? नियोजन अगर आप बिना बिजनेस एनवायरनमेंट को देख करके कर रहे हो तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले जैसा हो जाएगा। आपने देखा ही नहीं कि चीजें कैसे चल रही हैं, और आपकी मजबूरी है, एकमात्र यही तरीका है कि आपको उसी के अनुसार ढलना ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अगर सर्वाइव करना है या तो फिर सर्वाइव ही नहीं करना है, कंपनी खत्म कर लेनी है, तो बात ये अलग है। फिर क्या होता है, निष्पादन में सुधार। निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस। ये सारी चीजें आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर एक्सपेक्टेड है और वैसा भी होगा। तो हम लोगों ने देखा व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या था। इसी चैप्टर को आगे करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।